हेलो दोस्तों, स्वागत है क्वालिटी क्लासेज में। दोस्तों, पिछला वीडियो व्यक्तित्व के प्रकार आपका आया और आज भी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, तो आज भी व्यक्तित्व का प्रकार ही है। और फर्स्ट वीडियो जो आया था व्यक्तित्व के प्रकार का पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बातें बता दी थी कि व्यक्तित्व के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है ना। और क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से। जैसे एक तो व्यक्तित्व का प्रकार लिया प्रकार के आधार पर, है ना, टाइप्स थ्योरी, और दूसरा लिया है शील गुण के आधार पर, ट्रेट्स थ्योरी, शील गुण या विशेषक के आधार पर। तो दोस्तों, जो प्रकार के आधार पर टाइप्स थ्योरी जो लिया था उसको मैंने कल कंप्लीट कर दिया था आपको पिछले वीडियो में, है ना। आज शील गुण या विशेषक उपागम, मतलब इसका क्या हुआ कि व्यक्तित्व का विभाजन किसके आधार पर? शील गुण या विशेषक के आधार पर। ठीक है, दो व्यक्तियों ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। दो व्यक्तियों ने, कौन कौन है वो? आलपोर्ट एवं कैटल। आप जानते हैं कैटल तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैटल को एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन आया है अभी तक, तो क्या कि कैटल ने मूल शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? आया है ना, कई बार आया है क्वेश्चन। कितनी बताई है कैटल ने? 16 बताई है ना। तो और कैसे शील गुण? मूल शील गुण, मूल शील गुण आया है, कई बार आता है क्वेश्चन, है ना, और आता ही रहेगा। लेकिन केवल अब हम इस पर डिपेंड नहीं रहे हैं कि कैटल ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो दोस्तों, आज मैं फिर वही एनसीईआरटी के आधार पर नए नए तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, है ना। तो दो व्यक्तियों का वर्गीकरण हम आज पढ़ेंगे इसमें शील गुण के आधार पर, आलपोर्ट और कैटल। अब सबसे पहले बात आती है कि शील गुण का अर्थ क्या है ना। शील गुण का अर्थ मतलब शील गुण किसे कहते हैं? तो बस एक याद रखना, शील गुण क्या है? व्यक्ति के स्थायी गुणों को शील गुण कहते हैं, है ना। व्यक्ति के, अच्छे से समझ लेना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थायी गुण, ऐसे स्थायी गुण जो उसे विशेष पहचान दिलाते हैं, और ऐसे स्थायी गुण जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं, उन स्थायी गुणों को क्या कहते हैं? हम शील गुण कहते हैं। जैसे समझ गए शील गुण का अर्थ? व्यक्ति के स्थायी गुण जो व्यक्ति को एक पहचान दिलाते हैं और उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को से अलग करते हैं, या दूसरे व्यक्ति से अलग पहचान दिलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका शील गुण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि ईमानदारी, है ना। कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप को ईमानदारी से प्रस्तुत करता है, हर जगह पर ईमानदारी दिखाता है ना, ये हमको पता है अच्छे से। और जब भी अब वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा या उस व्यक्ति का नाम हमारे सामने आएगा, तो तुरंत हमारे मुंह से क्या निकलेगा उसके बारे में? अरे वो तो बड़ा ईमानदार है। तो एक पहचान मिल गई उस व्यक्ति को ईमानदारी से, है ना। जैसे ईमानदारी की कई बात चलेगी, तुरंत हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे, तो उसको देखो बड़ा ईमानदार है, ठीक है ना। जैसे सत्यवादी, सत्यवादी नाम सत्यवादी शब्द आते ही इतिहास में हमारा एक नाम आ जाता मुंह पर, क्या? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादिता ने विशेष पहचान दिलाई हुई है अभी, है ना। जैसे अहिंसा, आप सोचो, बिल्कुल करंट उदाहरण है, तात्काल अहिंसा। अहिंसा शब्द आते ही किसका नाम आता है हमारे जहन में? महात्मा गांधी का। तो क्या है गांधी जी का शील? अहिंसा क्या है? गांधी जी का एक शील गुण है जो उसे विशिष्ट पहचान देगी। उदाहरण आते हैं, ध्यान रखना। नाजीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद शब्द आते ही आ जाता है हिटलर, फांसीवाद शब्द आते ही आ जाता है मुसोलिनी। तो ये उनके शील गुण है ना। तो शील गुण, लेकिन अब शील गुण किसे कहेंगे? जो स्थायी हो,
है ना। ऐसा नहीं कि आज ईमानदारी दिखाई कल नहीं दिखाई, या 1 महीने तो ईमानदारी दिखाई फिर ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी पर आ गया। शील गुण नहीं है। शील गुण अधिकांशतः स्थायी होता है और प्राय अधिकांशतः वह व्यक्ति उस शील गुण को प्रकट करता है। ठीक है, ये शील गुण होता है। अब इसी आधार पर 2 व्यक्तियों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कौन कौन से? आलपोर्ट और कैटल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आलपोर्ट का शील गुण उपागम, है ना। आलपोर्ट का शील गुण उपागम। तो याद रखना कि आलपोर्ट ने 3 प्रकार के शील गुण बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शील गुण। किसने बताए हैं? आलपोर्ट ने। देखो, आलपोर्ट ने बताए 3 प्रकार के शील गुण और कैटल ने बताए हैं 2 प्रकार के शील गुण। तो पहले हम आलपोर्ट का वर्गीकरण करेंगे। कौन कौन से इसने शील गुण बताए हैं? 3 नाम है। पहला, प्रमुख शील गुण। 3 प्रकार में प्रमुख शील गुण, ठीक है ना। और इसको कहते हैं दोस्तों कॉर्डिनल। क्या कहते हैं इसको? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ शब्द है, इसको याद रखना, कार्डिनल प्रवृत्ति, है ना। कार्डिनल ट्रेट्स या कार्डिनल प्रवृत्ति कौन सा है? प्रमुख शील गुण, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण, ठीक है, सेंट्रल ट्रेट्स। और तीसरा है गौण शील गुण। गौण शील, ठीक है। 3 शील गुण किसने बताए हैं? आलपोर्ट ने बताए हैं, ठीक है दोस्तों। अब पहले शील गुण के बारे में हम बात करेंगे। पहला कौन सा है? प्रमुख या कॉर्डिनल प्रवृत्ति या प्रमुख शील गुण। बस दोस्तों इसके बारे में एक ही बात आप याद रखना, कॉर्डिनल प्रवृत्ति के बारे में प्रमुख नाम दे दिया। प्रमुख, प्रमुख का मतलब ऐसा शील गुण जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाए। व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित होना मतलब कि हमेशा उसी शील गुण को वो प्रकट करे, कभी छोड़े नहीं, कभी भूले नहीं, हमेशा उसे अपने जीवन का एक अंग बना ले। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी आपको कि सत्य और अहिंसा किसकी पहचान है दोस्तों इतिहास में? महात्मा गांधी की, है ना। तो महात्मा गांधी जी की एक जीवनचर्या हो गया था सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा ने महात्मा गांधी जी को एक विशेष पहचान दिला दी थी। तो अर्थात यूं कह दें कि ऐसा शील गुण जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रमुख पहचान हो, जो हमेशा उसे प्रकट करे, उसी के आधार पर अपने जीवन को आगे चलाए, आगे बढ़ाए, वह शील गुण कैसा होता है दोस्तों? कॉर्डिनल या प्रमुख शील गुण होता है, ठीक है ना। अब हर व्यक्ति में शील गुण नहीं पाया जाता, हर व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान नहीं मिलती। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में ये शील गुण होता है। जैसे मैं किताब में आए हुए आधार पर आपको उदाहरण दे दूं जो मैंने अभी दिए थे, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का शील गुण, है ना। नाजीवाद हिटलर का शील गुण, फांसीवाद मुसोलिनी का शील गुण, ठीक है ना। तो ये क्या है? ऐसी प्रमुख पहचान है जो उन महान व्यक्तियों को औरों से बिल्कुल अलग करते हैं। ये कॉर्डिनल या प्रमुख शील गुण, ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरा कौन सा है? केंद्रीय शील गुण। ये पहचान याद रखना, है ना। केंद्रीय शील गुण बी, केंद्रीय। मैंने बताया कि जो प्रमुख शील गुण होता है वो हर व्यक्ति में नहीं होता, है ना। लेकिन अब बात आता है केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण हर व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति में शील गुण पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। और इसकी विशेषता क्या है? 2 बातें याद रखना। जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या नौकरी कहीं करते हैं,
है ना, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा किस आधार पर करता है? वो आधार है दोस्तों प्रमुख केंद्रीय शील गुण। जैसे नौकरी के लिए हमने अप्लाई किया, सामने वाला क्या देखेगा? हमारी बुद्धि क्षमता देखेगा, हमारी मेहनत देखेगा ना, हमारी ईमानदारी देखेगा। तो ये क्या हो गए? हमारे केंद्रीय शील गुण हो गए। और जब व्यक्ति हमारी प्रशंसा करेगा तो किस आधार पर करेगा? केंद्रीय शील गुण के आधार पर करेगा। जैसे कि अरे वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है। अब आप सोचो, मेहनती तो दुनिया में बहुत है ना। तो मैंने क्या कहा कि हर व्यक्ति में ये शील गुण पाया जाता है, ठीक है ना। किसी में कोई शील गुण प्रमुख केंद्रीय शील गुण, किसी में दूसरा केंद्रीय शील गुण। जैसे आलपोर्ट का चल रहा है वर्गीकरण, तो आलपोर्ट ने एक व्यक्ति में ये संख्या याद रखना 5 से 10 केंद्रीय शील गुण बताए हैं। कितने? 5 से 10 केंद्रीय शील गुण बताए है ना। और वो शील गुण उस व्यक्ति को एक पहचान देते हैं। और मैंने दूसरी बात क्या बताई थी कि ये इन शील गुणों को व्यक्ति की प्रशंसा पत्र, नौकरी आदि के समय प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नहीं भाई, उस व्यक्ति को तो मत छोड़ना, वह बहुत ही ईमानदार है या बहुत ही मेहनती है। नहीं, वो तो इस मामले में बहुत एडवांस है, बहुत बुद्धिमान है ना। तो ये क्या हो गए? उसके शील गुण हो गए। अब दूसरी तरफ हम देखें, करे वो व्यक्ति तो बहुत उदास है, या जब उसका पत्र लिखा या उसकी पहचान बताई या विशेषता बताई तो बता दी उसकी कमी क्या? तो उदास है, आलसी है। ये उसके शील गुण हो गए, है ना। तो शील गुण, केंद्रीय शील गुण क्या है? जो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं और जिनको हम उस व्यक्ति की प्रशंसा में, उस व्यक्ति की नौकरी में आदि में प्रदर्शित करते हैं। और एक व्यक्ति में 5 से 10 शील गुण इसने केंद्रीय शील गुण बताए। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय शील गुण समझ में आ गए। उदाहरण मैंने आप दे दिए, जैसे मेहनती है, उदासी है, निष्कपट है, आत्मविश्वास कहते हैं ना वो, उसमें तो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। ठीक है, तो ये उसकी पहचान हो। ठीक है, तो अब समझे आप प्रमुख शील गुण और केंद्रीय शील गुण में अंतर क्या है? एक बहुत बड़ा अंतर कि प्रमुख शील गुण उस व्यक्ति के जीवन भर की पहचान होती है, या यूं कह दे वो प्रमुख शील गुण उस व्यक्ति का एक दूसरा नाम हो जाता है कि अहिंसावादी महात्मा गांधी नाम आ जाएगा तो, है ना। लेकिन अब दूसरा है केंद्रीय शील गुण। इसमें मैंने आपको बताया, उदाहरण दिए थे कुछ, जैसे मेहनती है, बुद्धिमान है, आत्मविश्वासी है। अब भाई मेहनती तो सब होते हैं, आत्मविश्वासी सभी में, किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो हर व्यक्ति में केंद्रीय शील गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा बताया गौण शील गुण। तीसरा कौन सा है? गौण शील गुण। अब गौण शील गुण क्या है? नाम ही गौण है ना। ऐसा शील गुण जिसका जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत कम महत्व है, बहुत ही कम सार्थकता है, या उनसे उस व्यक्ति को कोई विशेष पहचान नहीं मिलती, किंतु उसके व्यक्तित्व का गुण तो है। तो शील गुण का मतलब क्या? व्यक्तित्व का गुण। तो व्यक्तित्व का गुण तो है, लेकिन ये उससे कोई पहचान नहीं दिलाते, या उसकी कोई प्रशंसा नहीं करवाते, या फिर उससे कोई नौकरी आदि में कोई महत्व से नहीं मिलता या योगदान नहीं मिलता। ऐसे शील गुण। जैसे एक उदाहरण दे दूं, मुझे खाने का शौक, मुझे मीठा खाने का, यूं बोल दूं, मैं मीठा खाने का शौकीन हूं। तो खाने का शौकीन, कैसा खाने का? मीठा खाने का। क्या हो गया? मेरा शील गुण हो गया। लेकिन ये मुझे कोई पहचान नहीं है, ना ही इसका कोई मेरे जीवन में महत्व। ठीक है, मुझे नई नई हेयर स्टाइल पसंद है, तो कोई व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण नहीं है
शील गुण तो हुआ, लेकिन गौण शील गुण, ठीक है। मुझे पैदल चलना पसंद है, शील गुण तो है, लेकिन जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं, ठीक है। तो यूँ कहते हैं कि ऐसे शील गुण जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो हैं, किंतु उसे कोई पहचान नहीं दिलाते, या ऐसा कोई महत्व उसके जीवन में उनका नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, गौण शील गुण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिए, खाने की आदत, हेयर स्टाइल, नए नए पहनावा, है ना, आदि। एक उदाहरण पर आया हुआ बहुत बढ़िया, देखो मैं कहाँ से मैटर लाया हूँ आपके लिए, कि मुझे आम खाना पसंद है। दोस्तों नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे आम खाना पसंद है, किस प्रकार का शील गुण है, ठीक है ना। तो कैसा शील गुण है भाई, आम खाना तो बहुतों को पसंद होता है, उसका कोई जीवन में महत्व है क्या, नहीं। तो कैसा हुआ, गौण शील गुण, ठीक है दोस्तों। तो आलपोर्ट ने ये 3 शील गुण बताए हैं हमारे, कौन कौन से, कॉर्डिनल या प्रमुख शील गुण, सेंट्रल या केंद्रीय शील गुण, और गौण शील गुण, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, दूसरा वर्गीकरण किसका है, कैटल का, है ना। ये तो आलपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है कैटल का शील गुण उपागम, जो आपने पढ़ रखा होगा जरूर, क्योंकि जब भी आप कोई गाइड पढ़ते हैं छोटी मोटी, तो उसमें ये आता है कैटल का शील गुण उपागम, है ना। इसमें से बस 4 क्वेश्चन आपको मैं बना कर दूंगा, कि एक तो कैटल ने कुल कितने प्रमुख शील गुण बताए हैं। देखो पहली बात तो कैटल ने कितने शील गुण बताए हैं, है ना। तो दोस्तों कैटल ने 2 शील गुण बताए हैं, कितने, 2 प्रकार के शील गुण, कौन कौन से, एक तो मूल शील गुण, ठीक है, और दूसरा सतही शील गुण, सतही शील गुण, ठीक है। एक तो याद रखना, कैटल ने कितने प्रकार के शील गुण बताए हैं, 2 प्रकार के, मूल शील गुण और सतही शील गुण, है ना। अब क्वेश्चन ज्यादा क्या आता है कि कैटल के अनुसार मूल शील गुणों की संख्या कितनी है। तो एक क्वेश्चन आता है, मूल शील गुणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 16, ठीक है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन 16। और एक क्वेश्चन और बनता है कैटल में, क्या कि कैटल ने मूल शील गुणों के मापन हेतु एक टेस्ट बनाया था, एक प्रश्नावली बनाई थी, उस टेस्ट का नाम क्या है ना। मूल शील गुणों के मापन हेतु कैटल द्वारा बनाया गया टेस्ट कौन सा है, तो वो है दोस्तों, इसी से जोड़ दें, 16PF। ये कैटल के द्वारा बनाया गया टेस्ट है, कैटल के द्वारा बनाया गया मापन है। क्या नाम है, अभी फुल फॉर्म बताऊंगा इसकी, क्या नाम है, 16PF, ठीक है दोस्तों। तो अब कैटल को देखते हो, दो ये समझ गए आप, 2 शील गुण बताए, मूल और सतही, है ना। अब बात करते हैं हम कि मूल शील गुण क्या है। तो दोस्तों इसमें एक ही बात याद रखना कि व्यक्ति के आंतरिक गुण, है ना, व्यक्ति के आंतरिक गुणों को क्या कहा है इसने, मूल शील गुण कहा है, जो, और आगे वही बात, स्थिर होते हैं, स्थिर मतलब स्थायी होते हैं, व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान दिलाते हैं, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, आंतरिक गुण है ना, इसी को क्या लिख देते हैं, और व्यक्ति की भीतरी संरचना, व्यक्ति की भीतरी संरचना को कैटल ने क्या नाम दिया है, मूल शील गुण का, है ना। और इन मूल शील गुणों की संख्या देखो बहुत बताई है वैसे दोस्तों, कैटल ने 4000 से शुरू की थी इसने, 4000 से फिर छांट करके 33 की, 33 से छांट करके फिर क्या कितना लाया है, 16। तो आज हमें क्या याद रखना है, मूल शील गुणों की संख्या 16 है ना। और इसके मापन के लिए, अच्छा मूल शील गुण क्या समझ गया, आंतरिक गुण है, भीतरी संरचना है, स्थिर होते हैं और व्यक्ति को पहचान दिलाते हैं, उनको क्या कहा है इसने, मूल शील गुण का।
ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है, बस क्वेश्चन ये याद रखना, नाम दोनों और मूल शील गुणों की संख्या कितनी है, कितनी है 16, और उन 16 को मापन करने के लिए प्रश्नावली बनाई थी जिसका क्या नाम था 16 PF 16 PF। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है सतही शील गुण, है ना। तो सतही शील गुण क्या है, क्या हो सकते हैं बताओ। देखो ये तो क्या होगा मूल शील गुण, तो भीतरी संरचना, और सतही शील गुण क्या है, तो मूल शील गुणों के कारण या मूल शील गुणों की अंतः क्रिया के कारण जो गुण अभिव्यक्त होते हैं, है ना, जो गुण प्रकट होते हैं, उनको क्या कहा है सतही शील गुण, है ना। मूल शील गुण तो क्या हो गए स्थिर हो गए। अब मूल शील गुणों के कारण व्यक्ति जो अंतः क्रिया करता है, उस अंतः क्रिया से जो गुण बाहर प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहा है उसने सतही शील गुण कहा। ठीक है दोस्तों, अब एक उदाहरण देखो, है ना। जैसे हमने कहा कि ईमानदारी क्या हो गई मूल शील गुण हो गया, है ना। ठीक है, या यूं कहते हैं कि ईमानदारी दिखाना। अब ईमानदारी को शील गुण कब कहेंगे, जब वो ईमानदारी स्थायी हो, हर जगह पर वो ईमानदारी दिखाए तो शील गुण हो गया। और यदि कभी कभार वो ईमानदारी को दिखाए, या कभी ईमानदारी दिखा दे कभी बेईमानी, कभी सत्य बोल दिया कभी झूठ, तो उसे हम शील गुण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आदत कहेंगे। क्या कहते हैं आदत कहते हैं। समझे अंतर आप शील गुण में और आदत में, या मूल शील गुण में और सतही शील गुण में। मूल शील गुण या शील गुण तो क्या है स्थायी ईमानदारी, है ना, जो हमेशा प्रकट होती है, जो कभी बदलती नहीं है, जो उसकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है, जो उसे एक नाम दे देती है, वो तो शील गुण या मूल शील गुण। ठीक है, और सतही शील गुण क्या है, मैंने बताया कि आदत, कि कभी तो ईमानदारी दिखा दी और कभी बेईमानी, तो फिर वो शील गुण नहीं रहा, क्या हुआ वो आदत, जिसको हम सतही शील गुण के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखें कि एक तो कहते हैं जो शील गुण के रूप में ईमानदारी प्रकट करता है उसको क्या कहेंगे, अरे उसकी तो बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है यार, वो तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसके बारे में तो अंधविश्वास करके आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब उसकी ईमानदारी स्थिर है, कभी बदलती नहीं, है ना। और एक दूसरा व्यक्ति है जो ईमानदार तो है लेकिन बहुत ज्यादा प्रकट नहीं करता, कभी कभार कर देता है, उसके बारे में क्या कहेंगे अपने कि हाँ यार कभी कभार तो वो ईमानदारी अपने दिखाई देता है ना, लेकिन ये भी है कि वो कभी कभार झूठ भी बोल देता है, तो इसका मतलब कभी कभार वो उसकी आदत है। शील गुण, शील गुण है तो कैसा है सतही शील गुण है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कैटल के अनुसार दो शील गुण थे, मूल शील गुण और सतही शील गुण। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि मूल शील गुणों के मापन हेतु कैटल ने एक टेस्ट बनाया था, एक प्रश्नावली बनाई थी, और उस प्रश्नावली का क्या नाम है 16PF, है ना, 16PF। फुल फॉर्म क्या है 16, क्या है फुल फॉर्म इसकी 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर, 16 F से फैक्टर, है ना, क्वेश्चनायर, R/, है ना, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर, इस तरह लिख लें 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली, है ना। क्वेश्चनायरी को क्या कहते हैं, क्वेश्चनायरी का मतलब प्रश्नावली, है ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया 16PF। अब क्या है ये मूल शील गुणों का मापन, है ना, ये मूल शील गुणों का टेस्ट किस नाम से बनाया 16PF। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा
उपागम हो गया कौन सा? कैटल शीलगुण उपागम, है ना। तो दोनों उपागम हो गए। कौन कौन से हुए? एक तो पहला आया, एक तो अभी बता दिया मैंने कौन सा, कैटल का, है ना। और कैटल से पहले एक और बताया था, किसका बताया था? आलकोल्ट का। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं। अब आपके दो उपागम मैंने कंप्लीट करवा दिए व्यक्तित्व के विभाजन में, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में। एक तो टाइप्स थ्योरी, मतलब प्रकार के आधार पर, और दूसरा शील गुणों के आधार। ठीक है, तीसरा उपागम हम दोस्तों लेते हैं मनोगतिक उपागम, जिसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बता चुका हूं, है ना। और आगे भी ये आएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और नाम सुनते ही आप भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। तो तीसरा उपागम कौन सा है दोस्तों? मनोगतिक उपागम, है ना। अब देखें, अब आप खुश हो जाएंगे नाम सुनते ही। किसने दिया? सिगमंड फ्रायर, है ना। सिगमंड फ्रायर नाम आते ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि सब जगह पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। तो आज नया उपागम आपके सामने आया है, मतलब सिगमंड फ्रायड ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, और किस नाम से किया है? मनोगतिक नाम से किया है। मनोगतिक उपागम का मतलब मनोगति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। दोस्तों टोटली इस टॉपिक को मैं एनसीईआरटी से लेकर आया हूं, हर शब्द एनसीईआरटी का है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मनोगतिक उपागम क्या है। कुछ बातें जो मैंने आपको पहले बता दी थी और दोबारा बता रहा हूं मैं कि एक तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, है ना। मन का भी वर्गीकरण किया। मन को उसने 3 स्तर बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, है ना। लेकिन यहाँ पर मन का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण फिर 3 भागों में किया उसने, इड, ईगो और सुपर ईगो। उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, किंतु इड, ईगो, सुपर ईगो पर आने से पहले हम फ्रायड की कुछ और बातें सीखते हैं, है ना। क्योंकि फ्रायड ने जो सबसे ज्यादा अध्ययन किया है वो किस पर किया है दोस्तों? व्यक्ति के अंतर मन पर किया है ना, या अंतः चेतना पर किया है। ठीक है, इस शब्द को याद रखना, अंतर मन या अंतः चेतना पर, है ना। अब ये फ्रायड कहता है कि अंतः चेतना या अंतर मन का अध्ययन करने के लिए फ्रायड ने 4 विधियों का उपयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अंतः चेतना, अंतः चेतना का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में। अंतर मन मतलब व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसका अध्ययन हम कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है। इसको हम अंतर मन का अध्ययन कहते हैं, अंतर मन, अंतः चेतना का अध्ययन कहते हैं। इस अंतर मन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने 4 विधियों का उपयोग किया। उन चारों विधियों को आप याद रखना दोस्तों, नाम सीधे हैं, आपको याद हो जाएंगे तुरंत। कौन कौन से हैं? एक तो है सम्मोहन विधि, सम्मोहन विधि, है ना। सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस, सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस, है ना। दूसरा है मुक्त साहचर्य विधि, मुक्त साहचर्य विधि। पहला सम्मोहन विधि, दूसरा मुक्त साहचर्य विधि, तीसरा स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, है ना। और चौथा त्रुटि विश्लेषण विधि, त्रुटि विश्लेषण विधि। ठीक है ना। इन चारों विधियों का जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। और सिगमंड फ्रायड ने इन विधियों का जो
उपयोग किया था वो किसमें किया था दोस्तों, व्यक्ति के अंतर मन को पढ़ने में, मतलब व्यक्ति के अंदर के विचार है ना, या उसकी सोच है ना, इसका अध्ययन करने के लिए इन 4 विधियों का अध्ययन किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार, जिसको नाम क्या दिया है, मनोगतिक उपागम, है ना। तो दोस्तों देखो, मनोगतिक उपागम में फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। कितने, 3 प्रकार है, 3 भागों में, है ना। मतलब व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है फ्रायड ने, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, सीधे सीधे से हैं, इड, है ना, इड का मतलब इदम, और इसी को हम कहते हैं उपाअहम। ठीक है, ईगो, ईगो क्या है, अहम, और सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या है, परा अहम, है ना। और तीनों के बारे में मैं कुछ बातें आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने आपको संप्रदाय पढ़ाए थे। उन संप्रदायों में एक संप्रदाय आया था आपको मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, है ना। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में इनके बारे में हमने अध्ययन किया था, और फिर मैं आपको बता रहा हूं इनको इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इसका, उस डायग्राम को आप याद रखना। सबसे ऊपर सुपर ईगो, है ना, इसके नीचे ईगो, ठीक है, और इसके नीचे इड। एक तो याद रखना, मतलब निम्नतम प्रवृत्ति इड है, साधारण प्रवृत्ति, याद रखना क्वेश्चन क्या शब्द बोल रहा हूं मैं, सामान्य या साधारण प्रवृत्ति, ये कौन सी है, निम्नतम प्रवृत्ति, और ये कौन सी है, उच्चतम प्रवृत्ति। ठीक है, ये नाम याद रखना हिंदी में। तो ये इंपॉर्टेंट, ईगो, सामान्य साधारण प्रवृत्ति क्या है, ईगो, है ना, उच्चतम सुपर ईगो और निम्नतम ईगो, इड। तो तीनों को इस क्रम से। अब एक डायग्राम और देखें, जब आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वो क्या है कि ये तो क्या है दोस्तों, इड, ठीक है, और इसको जोड़ दिया, इड को किसने जोड़ दिया, ये है दोस्तों ईगो, है ना, और फिर इधर क्या है, सुपर ईगो। इस तरह से कर लें इसको, ये और ये। अब देखो इससे क्या पता लगता है, यहां पर एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका कि इड और सुपर ईगो को जोड़ने वाला कौन सा तत्व है ना। ये इड और सुपर ईगो का संयोजक क्या है ना, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। तो देखो इधर ईगो इड को भी जोड़ रहा है और इधर सुपर ईगो को, है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन है, ईगो, इड के और सुपर ईगो के बीच में क्या है, ईगो। तो ईगो क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं हम ईगो को कि ईगो एक संयोजक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, संयोजक है। संयोजक मतलब इड और सुपर ईगो, इन दोनों को संतुलित करने वाली प्रवृत्ति या बैलेंस करने वाली प्रवृत्ति कौन सी है, ईगो है, ठीक है। अब हम एक एक का वर्णन करेंगे कि इड की विशेषताएं क्या है, सुपर ईगो की क्या है और ईगो की क्या है। वैसे ये बातें मैं आपको पहले बहुत बता चुका हूं दोस्तों, फिर भी एक बार दोबारा सुन लें, इड क्या है ना। तो देखो सबसे पहले इड के बारे में आप याद रखना, इड राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है ना। एक तो
मूल प्रवृत्तियों से संचालित है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से संचालित है। दूसरा बहुत अच्छा आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुखेप्सा सिद्धांत। बड़ा अच्छा शब्द है, सुखेप्सा सिद्धांत। सुखेप्सा, अब सीधा सा कर लो इस शब्द को, क्या है सुखेप्सा? सुख के नियम से संचालित, सुखेप्सा। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा शब्द दे दिया, आ गया तो घूम जाओगे, इसलिए अब याद सीधा याद करो। सुखेप्सा क्या है? सुख। तो क्या होगा सुखेप्सा सिद्धांत? आनंद, है ना? आनंद या सुख के नियम से संचालित होती है। ठीक है, क्या है फिर सुखेप्सा के बाद? तत्काल परिणाम चाहती है ना? सुखेप्सा पीड़ क्या है? तत्काल परिणाम चाहती है ना? और अगला क्या है? नैतिक अनैतिक का ध्यान नहीं रखती। इसका मतलब क्या? कि इसके लिए ना कोई चीज नैतिक है, ना कोई अनैतिक है, ना कोई सामाजिक है, ना एक दूसरे व्यक्ति का ध्यान रखती है ना? ये तो सुख चाहती है, आनंद चाहती है, ठीक है ना? क्योंकि आनंद कब मिलेगा? आनंद जब मिलेगा जब दूसरे व्यक्ति को दुख होगा। सही बात है। हमें आनंद कब मिलेगा? जब दूसरा व्यक्ति दुखी होगा, तब मिलेगा। तो ये दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये इड़ प्रवृत्ति है ना? अब बात आती है कि यदि, अब देखो इस डायग्राम पर आओ आप, इस पर है ना, ये इड़ है, ये ईगो और ये सुपर ईगो, ठीक है? यदि ये इड़ ईगो पर हावी हो गया तो क्या होगा? हमारा व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा। बिगड़ कैसे जाएगा? हम गलत काम करेंगे, असामाजिक काम करेंगे, असंवैधानिक काम करेंगे, हम अपराधी बन जाएंगे। तो इड़ व्यक्ति को अपराधी बनाती है, इड़ व्यक्ति को बुरा बनाती है ना? ये इड़ प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति क्या है? ईगो, है ना? ये दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि इन बातों को मैं पहले बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं जैसे, और मैं उस वीडियो को डाल दूंगा आज इसके साथ ही, जिसका नाम है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। ठीक है, तो दूसरी प्रवृत्ति कौन सी है दोस्तों? ईगो, है ना? ईगो मतलब अहम। इसको कहा है मानव प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति, है ना? इड़ को क्या कहा था? राक्षस प्रवृत्ति, और ईगो को मानव प्रवृत्ति। इसकी विशेषताएं क्या है ईगो की? देखो, एक तो मैंने बता दिया इड़ व सुपर ईगो का संयोजक है ना? संयोजक है, और इड़ और सुपर ईगो में बैलेंस बनाती है। कौन? ईगो, ठीक है? दूसरा, व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? ईगो है। कार्यपालक मतलब कार्य करवाते है ना? तो ना तो इड़ कार्य करवाते, ना सुपर ईगो करवाते। कार्य कौन करता है? ईगो करता है। क्यों करता है वो देखें। वास्तविकता एवं वस्तु स्थिति, वास्तविकता एवं वस्तु स्थिति से संचालित है। समझे इसका मतलब? वास्तविकता एवं वस्तु स्थिति मतलब ना तो इड़ वास्तविकता में रहता है, ना सुपर ईगो वास्तविकता में रहता है। वास्तविकता में कौन रहता है दोस्तों? ईगो रहता है ना? एक उदाहरण दूंगा अभी मैं आपको, जब समझ लेना। अभी याद रखना, वास्तविकता एवं वस्तु स्थिति से परिचित कौन होता है? ईगो होता है। ठीक है, अगला, ईगो का संबंध। देखो, इड़ पूर्णतः अचेतन होता है। इड़ क्या होता है? अचेतन होता है ना? और ईगो तीनों होता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये क्वेश्चन आता है, इड़ का संबंध किससे होता है? अचेतन से, और ईगो का तीनों से।
अंशतः चेतन, अंशतः अर्धचेतन और अंशतः अचेतन तीनों से होता है। और सुपर ईगो का संबंध केवल चेतन से होता है। तो ईगो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों है। ठीक है दोस्तों। और एक विशेषता और देखना है इसकी, ईगो धैर्यवान, तर्कसंगत और वास्तविकता, है ना, तीनों विशेषता। ईगो व्यक्ति को धैर्यवान, तर्कसंगत व वास्तविकता का ज्ञान कराती है। धैर्यवान, तर्कसंगत व वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ठीक है ना। और एक छोटी सी विशेषता और है दोस्तों, वो क्या है, ईगो पुलिसमैन का कार्य करती है। जैसे न्यायाधीश का कार्य तो करता है सुपर ईगो, है ना, और पुलिसमैन का कार्य करता है ईगो। ये ईगो की कुछ विशेषता है। ठीक है। और तीसरी प्रवृत्ति कौन सी है, सुपर ईगो। तीसरी प्रवृत्ति कौन सी है दोस्तों, सुपर ईगो या परा अहम। सुपर ईगो या परा अहम। ठीक है ना दोस्तों। और इसी को सुपर ईगो या परा अहम को हम कौन सी प्रवृत्ति कहें, देवत्व प्रवृत्ति। देवत्व प्रवृत्ति, है ना। इड राक्षस, ईगो मानव और सुपर ईगो देव। ये क्या है, देवत्व प्रवृत्ति। सुपर ईगो क्या है, सीधे सीधे से लेकिन इंपॉर्टेंट। पहली विशेषता, व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर एवं न्यायाधीश। कौन है, सुपर ईगो, है ना। अगला, व्यक्ति का समाजीकरण। व्यक्ति का समाजीकरण कौन करता है दोस्तों, सुपर ईगो करता है। ठीक है। अगला, नैतिकता एवं आदर्शों का भंडार, सुपर ईगो है। नैतिकता एवं आदर्शों का भंडार सुपर ईगो है। ठीक है ना। और लास्ट, इड को नियंत्रित करता है सुपर ईगो, है ना। मतलब इड को कौन कंट्रोल करता है, जब इड बिगड़ता है या इड गलत काम करवाता है तो कौन कंट्रोल करता है, सुपर ईगो। इसीलिए तो नैतिक कमांडर किसको कहा है, सुपर ईगो को कहा है। ये कुछ विशेषता दोस्तों किसकी है, सुपर ईगो की, है ना। और मैंने अभी बताया था कि सुपर ईगो पूर्णतः चेतन होता है, इड पूर्णतः अचेतन होता है। ईगो चेतन, अचेतन और अचेतन तीनों होता है, और सुपर ईगो पूर्णतः चेतन होता है। ठीक है। ये आपकी तीनों प्रवृत्तियों की तीनों विशेषता है। ये मनोवैज्ञानिक उपागम का विश्लेषण आपको मैंने बताया अच्छे से। और दोस्तों एक बात और, कि मैं जब क्लास में आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों ये तो होता है कि कोई ना कोई शब्द हमसे रह भी जाता है एज ए टीचर। तो हम कोई देवता नहीं है, मानव है आप ही की तरह, तो कोई शब्द रह भी जाता है ना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए प्लीज आप वीडियो अच्छे से देखने के बाद एक बार कह रहा हूँ, एक बार पीडीएफ के में मेरे नोट्स को जरूर पढ़ा करें, क्योंकि कोई ना कोई बात वीडियो में तो रह ही जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक एक शब्द को देख करके पढ़ाऊं, फिर तो मेरा पढ़ाना क्या होगा, है ना। कुछ तो मैं समझाऊं, लेकिन समझाते वक्त हो सकता है कि कोई शब्द मेरे माइंड से स्लिप हो जाए। तो इसलिए आप पीडीएफ जरूर देखा करें दोस्तों। मैं दिखावा नहीं करना चाहता कई व्यक्तियों की तरह कि आऊं और यहाँ पर बिना कुछ देखे पढ़े और आपके सामने आधे घंटे पढ़ाकर चला जाऊं।
है ना, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, कुछ सही हो, कुछ गलत हो, इम्पोर्टेंट हो या न हो, ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी दूँ ईमानदारी से आपको दूँ, है पूरा दूँ। और पूरा देने के लिए दो रास्ते तो आपको लेने ही पड़ेंगे दोस्तों। वो क्या है, एक तो मुझे सुने, और दूसरा मेरे PDF को जरूर पढ़े, और तीसरा जब मैं ऑनलाइन टेस्ट आपका ले रहा हूँ उस टेस्ट में शामिल हूँ, है ना दोस्तों। और एक तो बात आपकी चल रही है, वो आज फिर बता दूं कि आप व्यूज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देख रहे। तो मेरे पास जो टाइम का स्टेटस आता है कि कितने मिनट आपका वीडियो देखा गया, उसमें बहुत कम एवरेज आ रहा है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता है कि एक न एक दिन जब आप पर प्रेशर आएगा एग्जाम का, तो मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, तब देखोगे आप। तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से और नियमित रूप से कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये आपका आज थोड़ा सा और रहा, यदि आपको टाइम दे दें तो एक बात और मैं आपको समझा दूं, जरूरी है वो फ्रायड की। ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो दोस्तों देखो हो गया, है ना। अब एक चीज और फ्रायड ने इसमें दी है, वो क्या है कि आपने मूल प्रवृत्ति का जनक याद है कौन है, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है, मैकडूगल। लेकिन फ्रायड ने एक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके अनुसार, फ्रायड के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है, फ्रायड नहीं है, मैकडूगल है, लेकिन वो तो जनक हो गया। अब मूल प्रवृत्ति पर फ्रायड ने भी काम किया, ठीक है ना। तो मूल इसको 2 मिनट के लिए देख लें। ये फ्रायड क्या कहता है कि जो इड प्रवृत्ति है, इसको समझना, क्योंकि NCERT का टॉपिक है इसलिए मैं जरूरी समझ रहा हूँ आपको बताना समझाना। फ्रायड ये कहता है कि इड 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, से संचालित होता है ना। इड 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। अब 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, बस याद रखना। एक तो है जीवन वृत्ति, जीवन वृत्ति, ठीक है, और दूसरी है मृत्यु वृत्ति, मृत्यु वृत्ति। मृत्यु वृत्ति हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मुमूर्षा। ये हिंदी का शब्द है मुमूर्षा, मतलब मरने की इच्छा। तो मृत्यु वृत्ति और जीवन वृत्ति 2 प्रवृत्तियों से इड संचालित होता है, ठीक है। अब ये बात याद रखना, लेकिन फ्रायड ये कहता है कि केंद्र में मतलब सबसे ज्यादा महत्व इड के लिए किसका है, जीवन वृत्ति का, ठीक है। और जीवन वृत्ति का दूसरा नाम दिया है फ्रायड ने दोस्तों, लिबिडो। बस ये याद रखना, जीवन वृत्ति का दूसरा नाम क्या है, लिबिडो। लिबिडो या इसी को कहते हैं हम काम इच्छा, काम इच्छा, काम भावना या सेक्सुअलिटी, है ना। बस इतना सा याद रखना कि 2 वृत्तियां बताएंगे, जीवन वृत्ति और मृत्यु वृत्ति। जीवन वृत्ति का नाम क्या है, लिबिडो, और इसी को कहते हैं काम इच्छा या सेक्सुअलिटी। और फ्रायड ये कहता है कि हमारे जीवन का संचालन और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण जीवन वृत्ति या लिबिडो से होता है। दैट्स ऑल, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। और दोस्तों PDF देखें, ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हों जरूर, ताकि आपका मापन आप खुद कर सकें। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे आज फोन किया था कि सर ऑनलाइन टेस्ट तो हमें नहीं मिल रहा है, तो देखो उसके लिए मैं प्रोसेस बता दूं जल्द, छोटा सा मैंने कई बार बता रखा है कि मेरे सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, है ना। उससे पहले आप अपने मोबाइल पर टेलीग्राम चैनल अपलोड कर लें, क्लिक करें,
मेरे लिंक को आपको वो ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। समझ गए आप क्या है? टेलीग्राम चैनल को पहले तो आप डाउनलोड कर लें, फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में या क्वालिटी क्लासेस जीजीसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप क्लिक करें तो आपके सामने वो ऑनलाइन टेस्ट पेपर खुल करके आ जाएगा। उसको आप भरें और तुरंत आप उसे सबमिट कर दें। सबमिट करते ही वो हमारे पास पहुंचेगा। जस्ट ऑन केवल 2 मिनट बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और ये मिल जाएगा कि उसमें कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं, कौन से सही है और सही उत्तर क्या है और आपको कितने मार्क्स अंक प्राप्त हुए। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया जैसे आपको ये एग्जाम देने आरपीएससी वगैरह के ऑनलाइन एग्जाम अगर देने गए हो तो उसी पैटर्न पर मैंने ये तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।